क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में विशेष तौर पे माना ही ये गया है कि रोग नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है रोगी। कि आयुर्वेद बहुत ही धीमे काम करता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये भी एक बहुत मिथ है, जिसे भ्रांति कह सकते हैं। एक अगर थोड़ा सा लाइट मूड में मैं बात करूँ तो अगर अभी जमाल घोटा खा लेंगे हम तो 1 मिनट में हम पता चल जाएगा कि आयुर्वेद कितना तेज काम करता है ना। हाजमोला खाते हैं, 2 हाजमोला खाई और उसके बाद में गैस किस तरह से पास होती है हम देखते हैं, ये भी आयुर्वेद ही है। तो जब ये भी आयुर्वेद है तो आप ये समझिए कि कितना फास्ट काम किया, फास्ट काम कर सकता है। आपने आयुर्वेद में एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया है, प्री वेडिंग आयुर्वेदा। सर ये क्या है, जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। कि हम दोनों बच्चों को बैठा के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को बैठा के उनको समझाना, उसके साथ में उनकी जो परेशानियां हैं वो समझना, उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना, सब तरीके से करके उनको नेक्स्ट मैरिज करने के बाद की लाइफ के लिए तैयार करना, कैसे तैयार किया जाए जिससे वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकें। उसके विचार आने पे हमने प्री वेडिंग आयुर्वेदा की शुरुआत। देखिए, मेरा भी अपना मानना ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी पार्क में जाके ही आप योग प्राणायाम करें, क्योंकि हमें जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतना अच्छा है। जो हम खाना खाते हैं वो हम लोग सोचते हैं मुंह से खाना खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर कभी आपने इसको थोड़ा सा मैं एलेबरेट करना चाहूँगा कि जब हम खाना खाते हैं तो केवल मुंह से नहीं खाते। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं आपका सब कुछ बंद कर देता हूँ, सारे सब चीज़ें बंद करके आपको ख़राब चीज़ सूंघा देता हूँ और आप वॉमिट कर दोगे। ना आपने मुंह से खाया, ना आपने कुछ किया, लेकिन आपने वॉमिट कर दिया। इसका मतलब आपने सूंघ के खा लिया। इसका मतलब हमारी सारी इंद्रियां मिलके खाना खाती हैं। देखिए, कोई बाल झड़ने में जो सबसे बड़ा कारण हो रहा है वही हमारा टेंशन सबसे बड़ा कारण हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा खान पान और रहन सहन है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा खान पान और रहन सहन है, जिसकी वजह से ही गड़बड़ हो रहा है। तो पहले तो अपना खान पान रहन सहन सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आंवला है, आपका गाजर है, चुकंदर है, इस टाइप की जितनी भी आप ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको अपने भोजन में सम्मिलित करिए रेगुलर में, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी आदमी के लिए जो एक मेरे लिए जो खाना है वो आपके लिए जहर हो सकता है, आपके लिए जो खाना है वो मेरे लिए जहर हो सकता है। आजकल लोग अपनी सेहत को लेके काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, जिसमें आयुर्वेदा एक अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन आयुर्वेदा को लेके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल और मिथ आ रहे हैं। आज हमारे साथ है इंदिरा हर्बो आयुर्वेदिक चिकित्सालय कानपुर नगर के वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हेमंत सिंघल जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको 24 साल का अनुभव है। आपने अपने करियर में 3 लाख से ज्यादा मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया हुआ है। आपको 2010 में 1 लाख मरीजों का उपचार करने पर योग गुरु बाबा रामदेव जी से आपको सम्मानित किया गया जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आयुर्वेदा वास्तव में है क्या? देखिए, आयुर्वेदा मतलब होता है आयु प्लस वेद। वो ज्ञान जो हमें आयु का ज्ञान देता है वो आयुर्वेदा के अंतर्गत आता है ना। इसमें हम जो आयुर्वेद में मेन बात करते हैं वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम की बात करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए ताकि रोग ही ना हो रोगियों को। फिर अगर किसी वजह से रोगी हो जाए तो उसका कैसे उपचार करना है, वो जो चीज़ बताई जाती है वो आयुर्वेद के अंदर बताई जाती है। सर, जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो उसमें पंचकर्मा का नाम भी जरूर आता है। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि पंचकर्मा असल में है क्या और ये किस तरह काम करता है? पंचकर्म जो होता है वो एक शोधन चिकित्सा है। जैसे आयुर्वेद होता है शमन और शोधन, 2 तरीके की चिकित्सा होती है। उसमें शोधन चिकित्सा का जो पार्ट है वो पंचकर्म के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार की रुकावट को दूर करना पंचकर्म के द्वारा किया जाता है। जैसे अपना एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कब्ज क्या होती है, कि हमारा मोशन की रुकावट। लेकिन कब्ज का मतलब हम जो मान के चलते हैं वो रुकावट शरीर के जिस भी अंग में जहां जाके रुकावट हो रही है वो उस अंग की कब्ज है। जैसे कि इन केस मान लीजिए आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, हार्ट में रुकावट आई है, हार्ट का कब्ज हुआ है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, तो वहां पे हार्ट अटैक आने के चांसेस बन जाएंगे। जैसे कि आपके कान में जो नसें हैं वहां पे कोई रुकावट आई है तो टिनिटस हो जाएगा। आंखों में कोई परेशानी आई है तो रेटिनाइटिस या रेटिना की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां पे भी आई है, बालों के जो नीचे के पोर्स हैं अगर वहां रुकावट आ गई तो पता चला आपका बालों का उगना कम हो गया है। या आपके जोड़ों में घुटनों में कहीं पे रुकावट आई है तो उसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पे वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो पंचकर्म जो होता है उसका उद्देश्य होता है उन रुकावटों को दूर करना, शोधन कर देना उन रुकावटों का। सर, इसको लेके एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में। आजकल बॉडी डिटॉक्स जो कि आज बहुत ज्यादा प्रचलन में है और लोग इसको अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो आयुर्वेदा इसमें कैसे हेल्प कर सकता है?
देखिए, बॉडी डिटॉक्स तो हमारी बॉडी जो है दिन हमेशा हम लोग डिटॉक्स होते रहते हैं। जो नेचर है वो हमें डिटॉक्स करती रहती है। हम हर चीज़ को अपने जितने भी हमारे शरीर में जब भी हम कोई भोजन लेते हैं, कोई भी और जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है, उसके बाद में कुछ विष पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। वो हमारा जो प्रकृति होती है वो अपने आप निकालती रहती है, चाहे वो नाखून के रूप में निकाल रही है, बालों के रूप में निकाल रही है, कान का मल है, हम रोजाना स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, ये सब हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि हमारे जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकलने चाहिए, आजकल का जो हमारा रहन सहन खान पान वगैरह हो रहा है, इसमें हम उस तरीके से वो जितनी भी चीज़ों को डिटॉक्स होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। तब हम पंचकर्म का सहारा लेके वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कि हम उसको डिटॉक्स कर दें। बॉडी में सिर से लेके और पैर के नाखून तक को हमें डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म का हम प्रयोग करते हैं। सर, क्या पंचकर्मा हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है या फिर अलग अलग होता है? जैसे वात, पित्त, कफ, क्या आप कैसे बताएंगे इसको? नहीं, पंचकर्मा हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में विशेष तौर पे माना ही ये गया है कि रोग नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है रोगी। हर रोगी की चिकित्सा डिफरेंट होगी। अब सिंपल मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं और आपका पेट भर जाता है, और मैं 4 रोटी खाता हूं तो मुझे गैस बन जाती है। किसी व्यक्ति का वो पेट भरता नहीं है 4 रोटी से, तो हर व्यक्ति अलग है। तो आयुर्वेद का जो मूल उद्देश्य चलता है वो भी यही चलता है कि आप रोगी की चिकित्सा करें, रोग की नहीं। रोग कुछ नहीं है, रोगी को ये परेशानी हुई है, लाइक टाइफाइड नहीं, हमें रोगी को क्या हुआ है, फीवर आया है, हमें फीवर का इलाज करना है। इसी तरह से पंचकर्मा होता है कि ये प्रकृति के हिसाब से ही होता है। जैसे कि आपका फिंगर ये होता है, फिंगरप्रिंट जो होता है, ये सबका अलग अलग होता है, उसी तरीके से प्रकृति भी अलग अलग होती है। वात पित्त के कॉम्बिनेशन से हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग हो जाएगी और उसी हिसाब से उसको डिजीज हो रही है। तो जब हमारा पंचकर्मा होगा तो वो उसी हिसाब से होगा कि उसको कौन सा दोष प्रोमिनेंट हुआ है, उस हिसाब से हम पंचकर्मा करेंगे। सर, पंचकर्मा कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे मुझे? हाँ, देखिए, पंचकर्मा जो है वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। वमन, विरेचन, वस्ती में 2 तरीके की होती है, अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती, और इसके अलावा नस्य। लेकिन हम लोग जो अब पंचकर्मा को अलग तरीके से थोड़ा सा इलेबरेट करके करते हैं, तो उसमें हम उसको एक्सटर्नल पंचकर्मा और इंटरनल पंचकर्मा 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो सिर पे अगर हम जैसे बात करें कि पंचकर्मा अलग अलग पार्ट पे कैसे काम करेगा और वात पित्त कफ पे कैसे काम करेगा, तो उसके लिए अगर हम एक्सटर्नल पंचकर्मा की तरफ जाएंगे तो जैसे अभी मैंने आपसे कॉन्स्टिपेशन की बात कही थी, तो कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का जो कब्ज हो रहा है हमारे शरीर में, जब हम दिमाग में अपने विचार फालतू में रुकते रहते हैं, उसकी वजह से कई प्रकार की गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं। उन सब में हम शिरोधारा का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रकार का जो रुकावट हमारी आंखों में आ रही है उसके लिए हम नेत्र तर्पण करेंगे। अगर हमारे पूरे जितने भी ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो गले से ऊपर की चीजें हैं, उन सब के लिए हम नस्यम करते हैं। ये इंटरनल पंचकर्मा का पार्ट हो जाता है, नस्यम। फिर पूरी बॉडी का एक अभ्यंगम किया जाता है। अभ्यंगम मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मसाज के बारे में बात कर सकते हैं। तो पूरी बॉडी की पूरी तरह से जो अभ्यंगम होता है उससे हम उसका सर्कुलेशन और लिम्फेटिक चैनल्स का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद आता है पाद्याभ्यंग, पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके लिए पादाभ्यंग किया जाता है। इस तरीके से पूरा एक्सटर्नल पंचकर्मा होता है। अब हम इंटरनल पंचकर्मा की अगर बात करें तो जैसे मैंने नस्यम बताया ENT के लिए, और उसके अलावा वमन होता है। अब कफज अगर रोगी है तो उसमें हम वमन की प्रक्रिया करते हैं। इसी में अगर पित्तज रोगी है तो उसके लिए हम विरेचन की प्रक्रिया करते हैं, और वातज रोगी जो होते हैं उनके लिए हम वस्ती की प्रक्रिया करते हैं। तो अलग अलग रोगी के हिसाब से, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रकृति के हिसाब से हम अलग अलग पंचकर्मा करते हैं। सर, मुझे याद आया कि आयुर्वेदा लोग आजकल यूज भी कर रहे हैं, पर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं इसको लेके, और सबसे मेन सवाल तो ये है सर कि आयुर्वेद बहुत ही धीमे काम करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये भी एक बहुत मिथ है, जिसे भ्रांति कह सकते हैं। एक अगर थोड़ा सा लाइट मूड में बात करूं तो अगर अभी जमाल गोटा खा लेंगे हम तो 1 मिनट में हम पता चल जाएगा कि आयुर्वेद कितना तेज काम करता है ना। हाजमोला खाते हैं, 2 हाजमोला खाई और उसके बाद में गैस किस तरह से पास होती है वो हम देखते हैं, ये भी आयुर्वेद ही है। तो जब ये भी आयुर्वेद है तो आप ये समझिए कि कितना फास्ट काम किया। फास्ट काम कर सकता है, डिपेंड करता है हम डिजीज किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम आज वायरल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, या कोई सिंपल कॉन्स्टिपेशन हुआ है, या सिंपल हमें कोई लूज मोशंस हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए आयुर्वेद भी उतनी ही तेजी से काम करता है। हम बात कब करते हैं कि हमारा जोड़ों का दर्द था, 6 महीने लग गए सही होने में, तो आप ये भी सोचना पड़ेगा कि उस जोड़ों के दर्द को बनने में कितना समय लगा था। हम 5 साल बाद आ रहे हैं जोड़ों का दर्द लेके अपने पास में कि 5 साल पहले थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई थी,
तब तो नहीं आए थे। अगर तब 5 साल पहले हम आ रहे थे तो आयुर्वेद तेज काम कर रहा होता। लेकिन यही हम क्योंकि 5 साल बाद आए तो रोग ने जब पूरी तरह से आपके अंदर घर कर लिया है, उसके बाद जब हम चिकित्सा करेंगे तो कोई जादू नहीं है कि वो 5 दिन में ठीक हो जाए। उसको ठीक होने में एक कोई भी प्रक्रिया हुई है, अगर बाल्टी अगर ऐसे धीरे 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 करके भरी है तो अगर हमने उसमें छेद किया है तो धीरे धीरे करके ही वो खाली होगी। तो कोई भी अगर रोग हुआ है तो वो अगर ऐसे ऐसे करके हुआ है तो ऐसे ऐसे करके ही खत्म भी होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद धीरे काम नहीं करता, आप आते लेट हैं। जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है तो उसको टाइम भी लगता है। आपने आयुर्वेद में एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया है, प्री वेडिंग आयुर्वेदा। सर ये क्या है, जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। देखिए, प्री वेडिंग आयुर्वेदा करने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसी बात पे आया कि जब हमने देखा कि आज समाज में इतना ज़्यादा डिवोर्स होना या फिर बाद में बहुत परेशानियां होना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो भी रहे हैं तो मैक्सिमम ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं। ये सारी जब परेशानियां देखी, बच्चे आपस में जब रहे उतना सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, ये जब हम समाज में देख रहे थे और बहुत सालों से ट्रीटमेंट 24 साल से करते करते जब ये चीज़ देखी तो मन में ये आया कि इस चीज़ को कैसे सही किया जाए कि हम बेसिक पे कहाँ पे काम करें। तो जब देखा तो ये देखा कि जब मैरिज से पहले अगर हम इस बारे में बात कर लें और इस बारे में ध्यान दे दें कि किस तरीके से उनका ट्रीट कर दिया जाए जो जो परेशानियां उनको आ रही हैं, तब हमने प्री वेडिंग आयुर्वेदा का प्लान किया कि हम दोनों बच्चों को बैठा के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को बैठा के उनको समझाना, उसके साथ में उनकी जो जो परेशानियां हैं वो समझना, उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना, सब तरीके से करके उनको नेक्स्ट मैरिज करने के बाद की लाइफ के लिए तैयार करना, कैसे तैयार किया जाए जिससे वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकें। उसके विचार आने पे हमने प्री वेडिंग आयुर्वेदा की शुरुआत करी। तो आपके प्री वेडिंग आयुर्वेदा के पैकेज में क्या क्या शामिल है, क्या आप इसको स्पष्ट करेंगे? देखिए, पहले तो इसके लिए पैकेज वर्ड का यूज करना बहुत सही नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा प्री वेडिंग आयुर्वेदा का मकसद ही केवल इतना है कि आप मैरिज करने के बाद में आपकी लाइफ बेटर हो। जी हाँ। तो इसमें आपकी जरूरत के हिसाब से ही चीजें होंगी कि आपको क्या क्या चीजें जरूरत है। जैसे कि सिंपल सबसे ज्यादा जो मुझे जरूरत समझ में आती है, आज जितने भी मेरे पास प्री वेडिंग में बच्चे आते हैं, सबसे ज्यादा जो होता है वो भ्रांतियों में जी रहे होते हैं कि आगे चल के लाइफ में क्या होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी काउंसलिंग। तो हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं काउंसलिंग के ऊपर कि वो अपने बात हमसे पूछ सके। वो जो भी क्वेश्चन होता है इधर उधर से पूछते हैं, उसके लिए एक नया भ्रम बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए और प्रॉब्लम हो जाती है। तो काउंसलिंग हमारा सबसे पहला पार्ट रहता है। उसके अलावा फिर डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि हमने इतना जंक फूड और ये सब चीजें खाई हुई है तो हमारा पूरा बॉडी के डिटॉक्स करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो एक डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्मा। इसके बाद आता है कि आपका कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है, चेहरे पे दाने हैं, मोटापा है, पतले हैं, या कोई भी और बाल ज्यादा झड़ते हैं, या किसी भी तरीके का आपको एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स है, या इंटरनल कब्ज है, ये जो भी परेशानी है इंटरनली, ताकि हम उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सके और पंचकर्मा से ठीक कर सके, वो होता है। मतलब क्या क्या चीज हो गई हमारे पास? डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्मा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जी है ना। ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो सर आपने बात की प्री वेडिंग आयुर्वेदा की, तो क्या हम शादी के बाद आने वाली दिक्कतों को क्या हम शादी से पहले ठीक कर सकते हैं? देखिए, शादी के बाद में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की परेशानियां पता चलती हैं, ये हमें पहले ही पता होती है कि किसी को अगर मेंसेस प्रॉब्लम चल रही है या किसी भी प्रकार के और इश्यूज चल रहे हैं किसी भी तरीके के, तो वो हम उसके बारे में पहले अगर डिस्कस कर लेंगे तो हम उनका पहले ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिजीजेज जो हार्मोनल होती हैं उनमें बहुत बड़ा रोल होता है टेंशन का, चिंता का, इस सब का बहुत रोल रहता है। तो हम जब काउंसलिंग करेंगे, बैठ के बात करेंगे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उसको पहले ही ठीक कर सकते हैं। तभी हमने आपसे पहले कहा था प्री वेडिंग आयुर्वेद आया ही वहीं से है कि जो हमें बाद में परेशानियां महसूस होती है और हम बाद में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो एक एक्स्ट्रा टेंशन लेके शुरू करते हैं, जिसकी वजह से और मुश्किल हो जाती है। अगर हम इसे पहले ही ट्रीट कर लें तो और इजीली हो जाएगा। आजकल बच्चे होते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज भी होते हैं, उनमें नहीं इशू होने के बाद में भी क्योंकि इधर उधर से भ्रम लिया हुआ है तो वो ये सोचते रहते हैं कि मुझे पता नहीं परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो उन सब पे हम जब पहले बात करते हैं और समझाते हैं उन्हें तो वो बहुत इजीली समझ के उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। यही ट्रीटमेंट अगर हम शादी के बाद करते हैं तो उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो उसको ट्रीट करने में और मुश्किलें आती हैं। सर हम बात करें अगर प्रकृति विश्लेषण की, उसमें आता है वात, पित्त, कफ, और ये किस तरह से कपल को मदद कर सकता है और ये उनकी लाइफ अच्छा कर सकता है, क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, एक सिंपल एक लाइन में बोलता हूँ कि वन मैन फूड कैन बी अनदर मैन्स पॉइजन। जी। कोई भी आदमी के लिए जो एक मेरे लिए जो खाना है वो आपके लिए जहर हो सकता है, आपके लिए जो खाना है वो मेरे लिए जहर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको मान लीजिए मुझे गन्ने का जूस सूट नहीं करता,
तो वो नहीं करता, लेकिन आपको करता है, जी। तो वो गन्ने का रस मेरे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि मेरी प्रकृति जिस हिसाब से उसमें गन्ने का रस नहीं सूट करता। तो जब हम कभी भी कपल से मिलते हैं या किसी भी पेशेंट से भी मिलते हैं, तो हमारा जो उनको खान पान बताने का मतलब होता है, वो उसके पीछे उद्देश्य भी यही रहता है कि आप जिस हिसाब से आपकी प्रकृति है उस तरह से अगर आप खाएंगे, बहुत बड़ा देखिए, आज हम जिस लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं बहुत चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ही लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके, थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम उसको आपके ठीक कर सकते हैं। इसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं एड ऑन थेरेपी। एड ऑन थेरेपी को ऐसे समझ लीजिए कि मुझे समझ में आया कि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको केला नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपका ये नहीं कह रहा कि आप फ्रूट्स खाना बंद कर दो, मैंने आपसे सिर्फ केवल ये कहा कि आप केला ना खा के आप सेब खा लिया करो। तो ये एड ऑन थेरेपी है। आपको मैंने समझा कि आप 7 बजे उठते हो, लेकिन अगर आप 7 बजे उठने के साथ में अगर 10 मिनट के लिए ये प्राणायाम कर लो तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, तो मैंने आपको उतना ऐड कर दिया आपकी लाइफ में। इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे की लाइफ के लिए। सर, आज के युवाओं को सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? बीमारी को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, या असफल विवाह को लेके? देखिए, थोड़ा ये तीनों ही चीज़ों में थोड़ा थोड़ा वो करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ से ही परेशान है हम लोग एक्चुअल में बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा आजकल कॉन्शियस हो गए। जितनी बीमारी है नहीं, क्योंकि आज क्या है, सोशल मीडिया बहुत तेज है। तो आज हमें यहाँ पे पता चल जाता है, बेंगलोर में कोई एक व्यक्ति की डेथ हुई, या बेंगलोर में किसी एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हुई, या फिर कलकत्ता में किसी को कोई परेशानी हुई, यूपी में हमें पता चल जाता है बैठ के। तो हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा है कि हमें लगता है कि ये तो बीमारी सबको हुए जा रही है तो मुझे भी हो जाएगी, ये परेशानी तो इसको हो गई तो मुझे हो जाएगी। तो ये जो हम बीमारी का डर लेके चलते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, हम जो जिन लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं उनके पास भी आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो जब हम आधा अधूरा ज्ञान लेके जब बैठते हैं तो हमारे पास कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में आपको कभी नहीं होनी है, लेकिन आप उसका एक डर लेके बैठे हुए हैं। परफॉर्मेंस की बात आती है तो जितने भी मेल बच्चे हैं हमारे पास में, उन लोग को मैंने जितनी भी देर बैठ के बात की है, काउंसलिंग करी है, जितनी देर बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो हमेशा यही आता है कि उनके दिमाग में इतनी चीज़ भरी हुई है इसको लेके कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, क्योंकि उन्होंने इधर उधर से इतना भ्रम ले रखा है। इसी चीज़ को सही करने के लिए ही प्री वेडिंग आयुर्वेदा है कि परफॉर्मेंस का डर नहीं होना चाहिए आपको। जो भी भ्रम है वो हम पूरा कर देंगे। तीसरे नंबर पे आपने क्या पूछा था? असफल विवाह। असफल विवाह। देखिए, असफल विवाह के पीछे भी बहुत यही सब पीछे कारण है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है और जो अपना बच्चे हैं उन लोगों का जो आपस में सामंजस्य है, जो आपस में एक दूसरे को मिलके बैठ के बात करने वाला है, वो कम होता चला जा रहा है। समय देने की प्रक्रिया कम होती जा रही है। तो उस चीज पे हमारी बात होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो असफल विवाह का सबसे बड़ा कारण बनता है। और असफल विवाह केवल और केवल आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी है। अगर आपने उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लिया और थोड़ा सा आपने अपने बैठ के आपस में बैठ के सामंजस्य बैठा लिया, तो वो ठीक हो जाता है। सर, वातावरण में पोल्यूशन बहुत है, तो हम शरीर को बचाने के लिए आयुर्वेदा का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका किस तरह उपयोग कर सकते हैं सर? देखिए, आयुर्वेद जैसे मैंने पहले बताया था, आयुर्वेद साइंस ही यही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। जी। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना जरूरी है। तो उसके लिए पोल्यूशन से बचाने के लिए हम सारी वही क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि पंचकर्म के द्वारा डिटॉक्स करना। जी। जो भी पोल्यूशन अपने अंदर जिस भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे एयर पोल्यूशन के रूप में ले रहे हैं, चाहे वाटर पोल्यूशन के रूप में ले रहे हैं। एयर पोल्यूशन में ले रहे हैं तो लंग्स में जा रहा है, अगर वाटर पोल्यूशन के रूप में ले जा रहे हैं हम तो हमारे स्टमक में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है। तो हम इन दोनों पे पंचकर्मा के द्वारा, डिटॉक्स के द्वारा कम कर सकते हैं। प्लस प्राणायाम योग बहुत अच्छा रोल करता है डिटॉक्स करने के लिए, तो हमने प्राणायाम योग करके हम डिटॉक्स करेंगे अपने शरीर को। इसके अलावा जो मास्क वगैरह लगाने को कहा जा रहा है उसको जरूर लगाया जाए। जी हाँ सर, एक बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि हम प्राणायाम और योग करते हैं तो बहुत लोग की हैबिट्स होती है कि वो अपने रूफ टॉप पर या घर के बाहर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये हद तक सही है? पोल्यूशन में हम बाहर आउटडोर हमें ये करना चाहिए? देखिए, मेरा भी अपना मानना ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी पार्क में जाके ही आप योग प्राणायाम करें, क्योंकि हमें जितनी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी उतना अच्छा है। और क्योंकि आप देख ही रहे कितना पोल्यूशन है बाहर, वहाँ के पेड़ पौधों को देखा जाए तो वो खुद भी पोल्यूटेड एरियाज में ही रह रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि ज्यादातर कोशिश ये की जाए कि अगर हम पार्क वगैरह में जाके वहाँ की पूर्ण ऑक्सीजन में जो है प्राणायाम योग करें। लेकिन फिर भी अगर आप कोई डिजीज है और किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि योग प्राणायाम इसलिए नहीं करें क्योंकि पार्क में पहुंचना है। आप घर में अपने टेरेस पे, अपने घर के अंदर खिड़कियां वगैरह खुली रख के भी कर सकते हैं। सर, आजकल पाचन संबंधी समस्याएं लोगों को बहुत हो रही हैं। लोग फास्ट फूड और लेट नाइट ईटिंग, सर इसकी वजह से हमारा पाचन बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। तो आयुर्वेद कैसे हेल्प करेगा इससे बचने के लिए, या हम कैसे इससे बच सकते हैं?
देखिए, मैं थोड़ा सा इसके लिए समझाने के लिए आपको ये बताता हूँ कि ये होता कैसे है। तो जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, जो मैक्सिमम रोग हो रहे हैं, वो हमारा हरी वरी और करी की वजह से हो रहे हैं। हरी वरी और करी, हरी मतलब जो हम बहुत जल्दी जल्दी लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं, हम खाना भी खाने जा रहे हैं तो बहुत और चीज़ों में दिमाग लगा हुआ है कि अभी हमें ये इसके बाद ये करना है, हमें इसके बाद वो करना है। तो ये जो हरी में है, तो इसकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा जठराग्नि जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसकी वजह से पाचन संबंधी रोग हो जाएंगे, और पाचन संबंधी रोग होने पे सभी रोग होने की मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी। वरी के लिए हम इतना ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। जब हम अगले कभी आपसे पूरी बात करेंगे, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो जब भी हम बात करेंगे तब बताएंगे कि वरी जो टेंशन जो है ना, दिमाग का जो रोल है हमारे हर चीज़ में, अभी बस हम इतना समझ सकते हैं कि वरी से हमारा जठराग्नि का पूरा संबंध है। तो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है या हमारी जठराग्नि गड़बड़ हो जाती है चिंता वगैरह की वजह से, तो उसकी वजह से खाना पचता नहीं है। तो एक सिंपल वे में समझ सकते हैं, 7 धातुएं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातुएं होती है, इनका परस्पर निर्माण नहीं हो पाता, तो हमारे शरीर के सारे रोग उत्पन्न होते हैं। फिर करी, जो आपने अभी बताया कि फास्ट फूड खा रहे हैं, तला भुना मिर्च मसाला खा रहे हैं, इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा जो हम गड़बड़ करते हैं वो समय पे ना खाना है। तो समय पे ना खाने की वजह से भी बहुत से रोग हो जा रहे हैं। करी का मतलब केवल हमारा ये नहीं कि हम तला भुना मिर्च मसाला खा रहे हैं, जो लोग बिल्कुल सिंपल खाना खा रहे हैं लेकिन वो भी बीमार हो रहे हैं पेट का, उसका कारण ये है कि समय पे नहीं खा रहे हैं। तो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम सोने से 2 घंटे पहले खा ही लेना चाहिए, क्योंकि जब आप सो जाएंगे और उसके बाद वो खाने का डाइजेशन नहीं होगा, वो जो फूड नहीं पचेगा वो आपके अंदर बीमारियां पैदा करेगा, वो विष उत्पन्न करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि समय पे खाइए, सात्विक खाइए और टेंशन रहित होकर खाइए। सर, एक क्वेश्चन और है दिमाग में मेरे कि हम खाना खाते समय टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्या ये सही है सर? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखिए, आप जो हम खाना खाते हैं वो हम लोग सोचते हैं मुंह से खाना खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर कभी आपने इसको थोड़ा सा मैं एलेबरेट करना चाहूँगा कि जब हम खाना खाते हैं तो केवल मुंह से नहीं खाते। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं आपका सब कुछ बंद कर देता हूँ, सारे सब चीज़ें बंद करके आपको खराब चीज़ सूंघा देता हूँ और आप वॉमिट कर दोगे। ना आपने मुंह से खाया, ना आपने कुछ किया, लेकिन आपने वॉमिट कर दिया। इसका मतलब आपने सूंघ के खा लिया। इसका मतलब हमारी सारी इंद्रियां मिलके खाना खाती हैं। जब हम, आपने कभी सुना होगा कि किसी से मुंह से कि चावल वगैरह अगर हाथ से खाओ तो बड़ा टेस्ट बन जाता है। ये केवल इसलिए बनता है क्योंकि जब हम हाथ से चावल खा रहे होते हैं तो जो हाथ में जब चावल लगता है तो दिमाग को पहले पहुंच चुका होता है कि हम खाना खा रहे हैं, हमारा खाना आने वाला है, तो वो सारे एंजाइम्स, हार्मोन, जो भी आपकी प्रक्रिया जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए वो मिल जाती है। तो जैसे ही वो मिलती है तो हमारा खाना पच जाता है। तो इसलिए हाथ से खाया हुआ खाना ज़्यादा अच्छा पचता है। इसी तरह से हम जैसे जितनी ज़्यादा इंद्रियों का यूज़ करेंगे, हम प्रॉपर आँख का यूज़ करके खाना खा रहे हैं तो हमारे दिमाग को पता है खाना आ रहा है, हम नाक से सूंघ रहे हैं, हम कान से हम क्यों ये कहा जाता है कि पहले मंत्र बोलिए, क्योंकि जब हम मंत्र बोलते हैं खाना खाने से पहले तो हमारा कान के पास में भी आवाज़ जाती है कि हमारा खाना आने वाला है, जिसके लिए माइंड प्रिपेयर कर देता है पूरे शरीर को कि अब खाना आने वाला है, इसको पचाने का काम करना है। तो जब हम टीवी या कोई चीज़ अगर हम देखते हैं या कोई भी मोबाइल देख रहे होते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां पूरा खाने पे कंसंट्रेटेड नहीं होती है। वो कोई किसी चीज़ के बारे में सोच रही है, कोई कुछ सुन रही है, कोई कुछ करे। जब खाना खा रहे हैं अगर कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, सारी इंद्रियां मिलकर काम करेंगी। इसके लिए एक चीज़ और समझ सकते हैं कि हमारे इमोशंस भी, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे इमोशंस भी डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमने टीवी देखा, हम जुड़ गए उस किरदार से जो टीवी पे आ रहा है, और जब अचानक वो कुछ उसका मर्डर होता है या कुछ उसके ब्लड आ जाता है तो हमारी सोच में हम उतने दुखी हो चुके हैं, हमारा सोच दुख में जा चुका है। जो खाना हमें बिल्कुल अच्छे से खाना चाहिए था, मन लगा के खाना चाहिए था, उसके लिए हम दुखी में खाना खा रहे हैं। ये भी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में गड़बड़ करता है और इसकी वजह से भी खाना नहीं पचता। टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सर, आंखों की समस्याएं बहुत इस समय बढ़ी हुई हैं, तो आयुर्वेद इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, आयुर्वेद में हम जब शुरू से खान पान रहन सहन पे ध्यान देंगे तो हमारी जितनी भी आइज की कोशिकाएं हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, सब आपकी वैसे ही इतनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी कि चांसेस कम हो जाएंगे। अगर किसी वजह से होता है तो फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो है ही अपने पास में। आंवला, गाजर और ये सब चीज़ें जो जनरल बताई जाती हैं उनको आप बहुत रेगुलर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आंखों में बीमारी होने के चांसेस कम भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने यहाँ मैंने बताया था नेत्र तर्पण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम ड्राई आइज है या फिर जिनके नंबर बहुत रेगुलरली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उन सब में नेत्र तर्पण की प्रक्रिया करते हैं। आंवला वगैरह से बनी हुई दवाइयाँ खिलाई जाती है तो उनसे काफ़ी कुछ फायदा होता है जी। इसके अलावा जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको तो आपको खुद ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो प्रॉपर कितनी डिस्टेंस से करना है, उसको कैसे करना है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं इसमें अभी एक चीज़ याद आ गई तो याद दिला दें कि देखिए, प्रोफेशनल हज़ार्स तो हैं, हर आदमी को अपने प्रोफेशन में रह के कुछ चीज़ों को करना है,
लेकिन प्रॉब्लम ये हम कहाँ रोक सकते हैं कि यही हमारा प्री वेडिंग आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट है कि आप उस प्रोफेशनल हजार्ड्स को, जो भी प्रोफेशनल आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आप कैसे कम कर सकते हैं। कि आप अगर मान लीजिए लगातार बैठने की प्रक्रिया है कि आप लगातार बैठते हैं, तो आपको कहाँ पिलो लगा के बैठना है, किस तरीके से बैठना है, वो अपना पोस्चर थोड़ा चेंज कर लीजिए, बीच में कौन सी एक्सरसाइज कर लीजिए बीच बीच में। ये एक थोड़े जो प्रोफेशनल, अब जैसे ज़्यादा स्किन टाइम है तो आप स्किन के लिए आप आइस की कौन सी एक्सरसाइज करते रहिए, का क्या खान पान में बढ़ा दीजिए। यही सारा जो हम कह रहे हैं आपसे कि हम जो एड ऑन थेरेपी की बात करते हैं, वो एड ऑन थेरेपी की बात यही करते हैं कि आपके लाइफ स्टाइल में हम क्या थोड़ा सा चेंज कर दें जो आपके प्रोफेशनल हजार्ड्स को कम कर सके। सर, सोराइसिस और एक्जिमा जैसी बीमारियों में हम आयुर्वेदा का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? देखिए, जितने भी ये सोराइसिस है, एक्जिमा है, या अपने हम अर्थराइटिस में जाएंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, थायराइड है, ये सारी प्रक्रिया जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आती है। इसमें क्या होता है, बॉडी अपने आप मैनेज कर रही है, उसको अपने आप बीमारी को बना रही है। उसमें रोल सबसे ज्यादा जो रहता है वो टेंशन का रहता है। बीमारी हो रही है स्किन की, लेकिन उसका मेन कॉज क्या है, टेंशन। सोच ज्यादा उसमें गड़बड़ करती है। तो हमारा वही, जैसे मैं पहले कहता हूँ, काउंसलिंग है, इसके अलावा आपका जो है शिरोधारा वगैरह, पंचकर्मा है, इनसे हम करते हैं। प्लस कुछ ब्लड प्यूरीफायर्स दिए जाते हैं जिनसे कि पूरी बॉडी का डिटॉक्स वगैरह हो जाए। और फिर मेडिसिन आती हैं। पंचकर्मा का और पार्ट्स आता है जिसमें वमन विरेचन वस्ती भी आता है। उस प्रक्रियाओं के द्वारा हम इनको क्योर कर सकते हैं। सर, आजकल बालों की समस्याएं तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है। आप छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सभी लोग परेशान हैं। तो सर, आयुर्वेदा का कुछ ऐसा बताइए इसमें कि जो बहुत हेल्पफुल हो लोगों के लिए। देखिए, वही बाल झड़ने में जो सबसे बड़ा कारण हो रहा है, वही हमारा टेंशन सबसे बड़ा कारण हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा खान पान और रहन सहन है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खान पान और रहन सहन है, जिसकी वजह से ही गड़बड़ हो रहा है। तो पहले तो अपना खान पान रहन सहन सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आंवला है, आपका गाजर है, चुकंदर है, इस टाइप की जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको अपने भोजन में सम्मिलित करिए रेगुलर में, तो इससे बहुत फायदा होगा। तो इसमें शिरोधारा है, इसके अलावा शिरोवस्ती है, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा बालों को रीग्रोथ करने में फायदा होता है। सर, क्या समय पे सोना और जगना ये बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है, लोग अपने नींद को लेके इतना अवेयर नहीं है। देखिए, समय पे सोना, हमारे आयुर्वेद में 3 जो उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उसमें निद्रा को, जैसे आहार की तो हमारी पूरी बात हो ही गई, निद्रा का जहां तक विशेष वह है कि समय पे सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि समय पे हम सोएं, समय पे उठें। उससे हमारा खान पान, जैसे मैंने पहले आपको सूरज से बताया था रिलेटेड, कि जैसे जैसे सुबह सूरज उठता है वैसे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और जैसे जैसे सूरज डाउन होने लगता है वैसे वैसे जठराग्नि धीमी पड़ने लगती है। उसी हिसाब से हमें रहना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारी प्रोफेशनल हजार्ड्स के बारे में बात हुई कि आपके पास टाइम ही नहीं है समय पे सोना। आजकल के जो रूटीन हो रहा है, जो बिजी लाइफ हो रही है, उसमें आप देर से ही सो पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में कोशिश ये करनी चाहिए 6 से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाए। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं मानता हूँ उसमें यह है कि अंधेरा होना बहुत जरूरी है। आप अगर देर तक भी सो रहे हैं, किसी वजह से सोना पड़ रहा है प्रोफेशनल वजह से, तो आप उस कमरे में एक छोटी भी लाइट मत जलाइए, कुछ भी नहीं जलाना चाहिए। टोटल अंधेरा होगा तो जो भी हमारी जो रात वाली जो प्रोसेस होती है शरीर की, शरीर को ये पता रहेगा कि हमारी रात हो रखी है, तो वो प्रोसेस करीब करीब पूरी करने की कोशिश करेगा। तो जितना अवॉइड हो सके कि लाइट, रोशनी या आवाजों का प्रतिबंध रहे जहां आप सो रहे हैं। सर, आजकल लोग कमर दर्द और पैरों के दर्द से बहुत परेशान हैं। तो क्या सर, इसमें आयुर्वेदा हमारी किस तरह हेल्प कर सकता है और हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि हम इन रोगों से बच सकें? सर, देखिए, बहुत कॉमन हो गया है आजकल घुटने का दर्द और कमर का दर्द। जी हाँ। तो इसके लिए जो है, पहले तो प्रिकॉशंस यही रखना चाहिए कि हमारा खान पान रहन सहन समय पे टाइम पे रहेगा तो चांसेस कम हो जाएंगे। प्लस हमारा जो रूटीन वर्क है, जैसे मैंने कमर दर्द के लिए बताया था कि आपको थोड़ा सा चेंजेस करने हैं आपको लाइफ स्टाइल में। कि आप अगर जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप लैपटॉप यूज़ करते हो, तो कोशिश करिए कि जो है लैपटॉप में उसको बिल्कुल सामने ना रख के थोड़ा ऊंचाई पे रखा। हम ऐसे करके देखेंगे अगर, और ऐसे काम करेंगे तो हम इजीली अपनी कमर को बचा सकते हैं। प्लस एक पीछे अपने हमने एक वो लगा रखा है कोई तकिया वगैरह टाइप का, तो हम थोड़ा और इजीली उस तरीके से यूज़ कर। छोटे छोटे चेंजेस है। आगे झुकने वाला अगर हमें काम करने पड़े तो हम पीछे वाली एक्सरसाइज, भुजंगासन, मरकटासन वगैरह जरूर कर लेंगे। सुबह सुबह सूक्ष्म व्यायाम, जो छोटे छोटे पैर चलाने वाले, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम करते रहेंगे तो और फायदा रहेगा। तो ये हर जॉइंट को चलाना चाहिए सुबह सुबह, ताकि आपकी सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाए। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो अपने आप में ठीक रहेगा। फिर भी अगर बीमारी हो जाती है तो उसके बाद फिर आयुर्वेद के हैं, उसमें पंचकर्मा तो रोल निभाता ही है। जैसे कि अगर घुटना है तो उसके लिए जानुवस्ती होती है, आटे की बाउंड्री बना के तेल भर दिया जाता है, फिर हटा के मसाज, पोटली, स्टीमिंग वगैरह की जाती है। बैक में कटी वस्ती होती है जिसमें आटे की बाउंड्री बना के तेल भर देते हैं और हटाने के बाद मसाज, पोटली, स्टीमिंग वगैरह कर देते हैं। इसके अलावा इंटरनल पंचकर्मा की बात करें तो वस्ती होती है
जिसमें लैट्रिन के रास्ते से मेडिसिन दी जाती है और उसके रास्ते से वो बाहर आ जाती है, थोड़े समय रुकती है और उसमें वहाँ पे उसमें पूरी प्रक्रिया होके उसका रीजनरेशन करने की तरफ बढ़ती है। पंचकर्मा जैसे मैंने जानू बस्ती और कटी बस्ती के लिए पहले बताया था कि वो पंचकर्मा का पार्ट है। उस जगह पे जितना भी आपका कॉन्स्टिपेशन हुआ है जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसको ठीक कर दिया जाता है और उसके बाद शमन चिकित्सा जो ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है उसके द्वारा उसको रिजनरेट कर दिया जाता है। आयुर्वेदा के अनुसार एक अच्छी दिनचर्या क्या हो सकती है? देखिए, आयुर्वेद के अगर प्रॉपर हम बुक्स के नॉलेज के ऊपर जाएंगे या पुराने जमाने के हिसाब से जाएंगे तो वो आजकल प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जब हम किसी को बताते हैं कि इतनी बजे उठना है और इतनी बजे ही सोना है, तो वो चीज़ वो प्रैक्टिकली 2-4 दिन 5 दिन तो कर पाता है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉसिबल उसके लिए हो नहीं पाता। वो चेंजेस कर लेता है और बिल्कुल ही सब खत्म कर देता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप जैसा प्रोफेशन है और जिस तरीके की आप लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं उसमें एड ऑन ही हो पाएगा। तो आप जैसे बेसिक चीज़ सुबह समझिए कि सुबह सो के उठने के 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ आप ले लीजिए और सोने के 2 घंटे पहले आप बिल्कुल मुंह बंद कर लीजिए कि अब मुझे कुछ नहीं खाना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम इवनिंग में खाना बंद कर दें, क्योंकि अब हम उठे ही 10 बजे हैं तो उसके बाद इवनिंग बहुत जल्दी होगी हमारे लिए। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे से बाद में आपको कुछ नहीं खाना है या 9 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। इसी तरह से सुबह जब उठे उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ वो ले लीजिए। आप थोड़ी एक्सरसाइजेज जरूर करिए, सभी जॉइंट्स को चलाना वाली से पूरी एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम योग करिए, वो जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं उतना दे दीजिए, है ना। ध्यान आपको ही अपने शरीर का रखना है, तो उसको किस तरह से टाइम देना है। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास मैक्सिमम लोग आके यही कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि अगर आपकी सैलरी डबल कर दी जाए तो 2 घंटे निकाल लेंगे? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। तो अगर सैलरी डबल करने पे 2 घंटे निकल सकते हैं, तो जब आपको कहा जा रहा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो 2 घंटे क्यों नहीं निकल सकते? क्यों नहीं निकल सकते? और 2 घंटे की तो बात ही नहीं हो रही, आधे घंटे की बात हो रही है। तो बात ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बात इस बात की कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सही कह तो हमें हमारे शरीर के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैं ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। किसी दिन शीशे में बैठ के देखिए और सोच के देखिए कि आदमी अंदर जो है वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं है फिर उसके बाद। इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो शीशे के अंदर है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो सिर्फ मन की सुनते रहिए, आयुर्वेद अपने आप अपना लेंगे। जो मन कह रहा है वो करते जाइए, अपने आप आयुर्वेद आता जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद मन की ही चिकित्सा है। सर आप कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखिए, सर किस तरह से, मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं आयुर्वेदा से, क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? देखिए, मेरा अपना ध्यान रखिए का मतलब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं अपने घर में? सर हमारे जो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है सर, जैसे कि माँ बाप हो गए या भाई बहन हो गए। भाई बहन हो। किस भाई की आप पॉटी साफ कर सकते हो सुबह उठ के? आपसे कहा जाए रोज तुम्हें अपने भाई की पॉटी साफ करनी है, आप कर दोगे? नहीं करोगे। सर डिपेंड करता ये है, नहीं करोगे। अगर उसे कोई बीमारी है तो नहीं करोगे, और करनी पड़ी तो नाक पे एक रुमाल बांध के करोगे। जी। और अपनी रोज करते हो। जी हाँ। और कभी नहीं सोचते कि मैंने सुबह पॉटी साफ करी थी। जी हाँ। कितना इंपॉर्टेंट है शरीर, जिसकी हम सुबह एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमें, ये एक थोड़ा वियर्ड एग्जांपल है लेकिन मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि हम जिसके बारे में कभी एक बार भी नहीं सोचते कि हम साफ कर रहे हैं। हम अपनी नाक साफ कर लेते हैं, कान साफ कर लेते हैं, रोज बाल बनाते हैं, रोज कपड़े पहनाते हैं इस शरीर को, बस इंटरनल ध्यान नहीं रखना चाहते कि इसको कब खिलाना है। हमारा एक छोटा सा बच्चा, अगर बच्चा कह रहा है मुझे भूख नहीं है आज और आज मैं जो है नहीं खाऊंगा खाना, तो उसे मना के खाना खिलाते हैं। और अपने लिए हम 2 मिनट में मान जाते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए मैं समय पर खाना नहीं खा पाया। उसको खिला रहे हैं जिसकी हम पॉटी साफ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने शरीर को जिसकी रोज करते हैं उसको नहीं खिला रहे टाइम पे। उसको कह देना अभी रुक जा, अभी मैं काम कर रहा हूँ बाद में खिलाऊंगा। नहीं, पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसको भूख लगी है, पहले इसको खाना खिलाओ। जी। तो मेरा कहने का मतलब अपने आप को प्रायोरिटी में जब रखेंगे तो बाकी सबके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। सर जो आपने प्री वेडिंग आयुर्वेदा की बात की है, तो 10 सालों में उसको आप कहाँ देखते हैं सर? देखिए, प्री वेडिंग आयुर्वेदा को 10 साल बाद मैं ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि आज से मैं 200 साल पहले देखता था। क्योंकि 200 साल पहले पूरे तरह से प्री वेडिंग आयुर्वेदा था। पहले हर तरीके का ध्यान रखा जाता था कि मैरिज से पहले हम किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर कर लें अगली मेडिसिन के लिए। जो बच्चे, छोटे बच्चियां होती थी, उनको माँ बाप माएँ समझाया करती थी, मदर्स अपनी पूरी काउंसलिंग दिया करती थी कि आगे की लाइफ स्टाइल कैसी होगी आपकी। बच्चे जो बड़े हो रहे होते थे उनको फादर या कोई बड़ा भाई समझा रहा होता था कि कैसे आगे की लाइफ स्टाइल में कैसे रहना है, क्या क्या चेंजेस आएंगे ज़िंदगी में।
फिर उसके बाद में सारी प्रक्रियाएं होती थी, उपटन, पूरे शरीर पे उपटन लगाना, हल्दी की रस्म होती थी, मेहंदी की रस्म होती थी, ये सारी रस्में जितनी भी होती थी वो आपकी उसी प्रक्रिया का एक पार्ट था कि आपस में दोनों जोड़ों को आप सामंजस्य में बना सकें। ये मैं 10 साल बाद मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि ये आज जो हम 200 साल पहले से करते आ रहे थे, जो हमारा बीच में छूट गया है, जो आज हम और चीज़ों पे जितना आज ध्यान हम प्री वेडिंग आयुर्वेदा में की जगह पे प्री वेडिंग शूट पे देते हैं, वो ज़्यादा लोग प्री वेडिंग आयुर्वेदा की तरफ दे रहे हैं। शूट कराना गलत नहीं है, वो भी एक सामंजस्य बनाने का एक पार्ट है, लेकिन केवल शूट कराना गलत है। हमारे बीच में सामंजस्य बैठाना भी बहुत जरूरी है। तो प्री वेडिंग आयुर्वेदा के पहले उसमें पहले ध्यान दिया जाता था कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आगे चलनी है, क्या बीमारी, कोई परेशानी है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता था, उसका इलाज किया जाता था। आज भी हम यही चाहते हैं कि अगर बच्चा है, उसको कोई परेशानी है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो उसका प्रॉपर निदान हो जाए शादी से पहले, ताकि जब बाद में दोनों आपस में बैठे तो उस सामंजस्य के साथ बैठे। सर लास्ट में अब हमारे व्यूअर्स को आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं लास्ट में एक बात ही कहना चाहूंगा कि जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसको खुशी के साथ, हिताहितम सुखम दुखम के तरीके से जीना है, और स्वस्थ तो रहना ही है, साथ में खुश भी रहना है। सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे आपसे बात करके ये पता चला कि प्री वेडिंग आयुर्वेदा कितना इंपॉर्टेंट है मैरिज से पहले, और इसे ये पता चलता है शादी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर।